लेट्स माइक आज का अखबार। नमस्कार, लेट्स माइक में आपका स्वागत है। आज का अखबार के साथ मैं राखी जैन। यहाँ हम देश दुनिया के सबसे बड़े और विश्वसनीय अखबारों से चुनते हैं वो रिपोर्ट्स जो सिर्फ खबर नहीं, आपकी समझ और सोच को गहराई देती हैं। द न्यूयॉर्क टाइम्स में प्रकाशित लेख में एक बेहद भावनात्मक और गहरी कहानी के जरिए इतिहास, पहचान और स्मृति को जोड़ा गया है। लेख का शीर्षक है द विश टू बी सीन, यानी देखे जाने की इच्छा। ये कहानी है उमर इब्न सईद की, एक ऐसे अफ्रीकी मुसलमान विद्वान की जो 18वीं सदी में पश्चिमी अफ्रीका के सेनेगल से अमेरिका तक गुलामी की बेड़ियों में जकड़ा गया, लेकिन जिसने अपनी कलम और यादों के जरिए अपनी असली पहचान कभी खोने नहीं दी। लेख में बताया गया है कि उमर इब्न सईद एक शिक्षित इस्लामी विद्वान थे जिन्होंने कुरान, हदीस और सूफी दर्शन की पढ़ाई की थी। लेकिन 37 साल की उम्र में वो एक हमले में पकड़ लिए गए और गुलाम बनाकर अमेरिका भेज दिए गए। उन्होंने वहां रहते हुए 1831 में अरबी में अपनी आत्मकथा लिखी, जो आज अफ्रीकी मुस्लिम गुलामों के जीवन का एक दुर्लभ दस्तावेज मानी जाती है। इस किताब में उन्होंने अपनी माँ, अपने वतन, अपनी धार्मिक आस्था और आज़ादी की तड़प को याद किया। उन्होंने लिखा, मैं चाहता हूँ कि मुझे हमारी भूमि में देखा जाए, अफ्रीका की नदी के किनारे। लेखिका, जो खुद अफ्रीकी अमरीकी मुस्लिम हैं, बताती हैं कि कैसे उन्होंने पहली बार इब्न सईद की तस्वीर देखी और लगा जैसे वो उनसे कुछ कह रहे हों। याद रखना, यही स्मृति लेख का केंद्र है। वो मानते हैं कि याद रखना ही सबसे बड़ा प्रतिरोध है, क्योंकि ये किसी को मिटने नहीं देता। इब्न सईद की ये आत्मकथा कई दशकों तक गुम रही। फिर 1990 के दशक में एक अफ्रीकी अमेरिकी कलेक्टर डेरिक बियर्ड को मिली। उन्होंने इसे सुरक्षित रखा और बाद में लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस में इसे हमेशा के लिए संरक्षित कर लिया। इस दस्तावेज का मिलना दरअसल इतिहास में दबे हुए एक अस्तित्व का फिर से दिखाई देना है। लेखिका खुद से निकल जाती हैं उसी गांव कांपे में जहां इब्न सईद का जन्म हुआ था। वो वहां एक नाव में बैठकर उनकी तस्वीर के साथ खड़ी होती हैं, ठीक उसी नदी के किनारे जहां से कभी गुलामों को दूर ले जाया गया था। वो कहती हैं, ये तस्वीर मेरे लिए एक संवाद है, उनके और मेरे बीच। लेख का भाव यही है कि गुलामी सिर्फ शरीर को बांधती है, आत्मा को नहीं। स्मृति, इतिहास और कला के जरिए दबे हुए लोग भी देखे जाने की जगह पा सकते हैं। उमर इब्न सईद आज़ादी की उस चाह का प्रतीक हैं जो सदियों बाद भी जिंदा है और हर उस आवाज में गूंजती है जो मिटाई नहीं जा सकी। द गार्जियन में प्रकाशित लेख में आयरलैंड की नई राष्ट्रपति कैथरीन कॉनोली के चुनाव को लेकर एक देश की राजनीति में आए बदलाव का विश्लेषण किया गया है। लेख बताता है कि ये सिर्फ एक राष्ट्रपति चुनाव नहीं था, बल्कि आयरिश राजनीति में वामपंथ के एकजुट होने और परंपरागत दलों की हार का संकेत है। लेख के मुताबिक कैथरीन कॉनोली, जो एक स्वतंत्र सांसद और वामपंथी विचारों की मानी जाती है, ने अप्रत्याशित लेकिन ऐतिहासिक जीत दर्ज की है। वो अब आयरलैंड की 10वीं राष्ट्रपति बनी हैं, मशहूर कवि माइकल डी हिंगिस के बाद। उनकी जीत ने देश की दो मुख्य सत्तारूढ़ पार्टियों को झटका दिया है, जिनके उम्मीदवार इस चुनाव में एक के बाद एक विवादों में फंस गए। लेख व्यंग्यात्मक अंदाज में बताता है ये चुनाव कितना अजीब था, मानो किसी कॉमेडी शो की स्क्रिप्ट हो। टियाना फेल के उम्मीदवार को पुराने आर्थिक विवाद में फंसने के कारण नाम वापस लेना पड़ा, जबकि फाइन गैल की उम्मीदवार हीथर हम्फ्रीज के खिलाफ नकारात्मक प्रचार ने जनता को और नाराज कर दिया। जनता ने पारंपरिक सुरक्षित उम्मीदवारों की बजाय उस बाहरी को चुना जो ईमानदार, सादगी भरी और लोगों की भाषा में बात करने वाली थी। लेख में कहा गया है कि कॉनोली की जीत इसलिए भी खास है क्योंकि आयरलैंड की 5 वामपंथी पार्टियां पहली बार एक साथ आईं। इससे ये धारणा टूट गई कि वामपंथ कभी एकजुट होकर सत्ता तक नहीं पहुंच सकता। लेख के अनुसार ये गठजोड़ आने वाले आम चुनावों में भी नया समीकरण बना सकता है।
कॉनोली का व्यक्तित्व भी आयरिश जनता की आउटसाइडर पसंद से मेल खाता है। वो एक साधारण परिवार से हैं, 14 बच्चों में सबसे बड़ी, और हमेशा सामाजिक न्याय, विकलांगों के अधिकार और शांति की पक्षधर रही हैं। वो यूरोपीय संघ की नीतियों, खासकर गजा में इजराइल की हिंसा पर यूरोप की चुप्पी की आलोचक रही हैं। हालांकि उनके कुछ बयान, जैसे यूरोपीय देशों की तुलना 1939 की परिस्थितियों से करना, विवादित भी रहे, लेकिन लेख कहता है कि जनता ने जोखिम उठाना पसंद किया, बजाय उस पुराने आज्ञाकारी राष्ट्रपति मॉडल के जो सरकार के आगे झुकता था। लेख का सार यही है कि कॉनोली की जीत ने आयरलैंड की राजनीति को एक नया रास्ता दिखाया है, जहां वामपंथ न सिर्फ एकजुट हुआ, बल्कि जनता ने भी ये बताया कि वो पारंपरिक दलों की नीरस राजनीति से आगे बढ़कर साहसिक, ईमानदार और स्वतंत्र आवाजों को जगह देना चाहते हैं। ये जीत प्रतीक है उस आयरलैंड की जो बदलना चाहता है, भीतर से और दिशा से भी। अल जजीरा में प्रकाशित लेख में पाकिस्तान की विदेश नीति में हाल के बदलावों पर चर्चा की गई है, लेकिन लेख साफ करता है कि इसे किसी नई सुबह या डिप्लोमेटिक पुनर्जागरण के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। लेखक का कहना है कि पाकिस्तान के कदम असल में दबाव और मजबूरी में उठाए गए रणनीतिक झुकाव हैं, ना कि किसी बड़ी अंतर्राष्ट्रीय उपलब्धि के संकेत। लेख बताता है कि हाल ही में पाकिस्तान ने सऊदी अरब के साथ एक रक्षा समझौता किया है, जिसमें तय हुआ कि अगर किसी एक पर हमला होता है तो दोनों एक दूसरे की रक्षा करेंगे। इसके साथ ही पाकिस्तान ने अमेरिका को रेयर अर्थ मिनरल्स के नमूने भेजे हैं और व्यापारिक समझौतों की संभावनाएं तलाश रहा है। इन कदमों को देखकर कई विश्लेषक इसे पाकिस्तान की वापसी या राजनयिक पुनर्जागृति कह रहे हैं, लेकिन लेख कहता है असलियत इतनी सीधी नहीं है। लेख के मुताबिक पाकिस्तान की ये सक्रियता 3 मुख्य कारणों से बढ़ी है। पहला कारण है अमेरिका का अफगानिस्तान से निकलना। अब वॉशिंगटन को इस क्षेत्र में अपनी पकड़ बनाए रखने के लिए एक भरोसेमंद सहयोगी चाहिए, और पाकिस्तान भौगोलिक रूप से खुफिया नेटवर्क के लिहाज से और तालिबान से पुराने संबंधों की वजह से एक बार फिर जरूरी बन गया है। दूसरा कारण है अमेरिका भारत संबंधों में खिंचाव। अमेरिका ने पिछले दशक में भारत को इंडो पैसिफिक रणनीति का अहम हिस्सा बनाया, लेकिन हाल में व्यापारिक विवादों, वीजा मुद्दों और रूस से भारत की नजदीकी ने रिश्तों में दूरी पैदा की है। मोदी का बीजिंग दौरा भी अमेरिका के लिए चेतावनी देता था। ऐसे में पाकिस्तान फिर से अमेरिका के लिए एक संतुलन का औजार बन रहा है। तीसरा और सबसे संवेदनशील कारण है खनिज कूटनीति। पाकिस्तान अमेरिका को अपने खनिज संसाधनों तक पहुंच देना चाहता है, खासकर बलूचिस्तान में पाए जाने वाले दुर्लभ खनिजों तक। लेकिन लेख बताता है कि यही पहल बलूचिस्तान में असंतोष को और बढ़ा रही है। नई बलूचिस्तान माइंस एंड मिल्स एक्ट 2025 ने स्थानीय लोगों को महसूस कराया है कि इस संसाधन समृद्ध प्रदेश पर फिर से इस्लामाबाद का कब्जा बढ़ रहा है, जबकि उन्हें लाभ से वंचित रखा जा रहा है। लेख चेतावनी देता है कि संसाधनों का शोषण अगर स्थानीय भागीदारी के बिना हुआ तो ये अलगाव और विद्रोह को और भड़का सकता है। जो विकास इस्लामाबाद में दिख रहा है वो क्वेटा से लूट जैसा लगता है। अंत में लेख का निष्कर्ष साफ है, पाकिस्तान की विदेश नीति में जो हलचल दिख रही है वो किसी असली पुनर्जागरण की निशानी नहीं, बल्कि दबाव में किया गया झुकाव है। अमेरिका फिर से पाकिस्तान का इस्तेमाल कर रहा है और फिर छोड़ सकता है। भारत की भूमिका कम नहीं होगी और बलूचिस्तान की नाराजगी गहरी होती जाएगी। लेख कहता है जब तक पाकिस्तान अंदरूनी असमानता, शासन की नाकामियों और राजनीतिक अविश्वास को नहीं सुलझाता, जब तक कोई भी विदेशी समझौता असली स्थिरता नहीं दे सकता। असली पुनर्जागरण पाकिस्तान के भीतर होना चाहिए, न कि सिर्फ उसकी विदेश नीति में। आज का अखबार में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए, सुनते रहिए लेट्स माइक। नमस्कार। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more.